सऊदी अरेबिया दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क है, जिसका कुल एरिया 21,50,000 किलोमीटर है। आज हम ना सिर्फ सऊदी अरब के गांव की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, बल्कि जो वाक़यात आप कुरान और हदीस में पढ़ते थे, वो जगह आज आप अपनी आँखों से इस वीडियो में देखेंगे। और हाँ, जितना गौर से देखेंगे, यकीन माने आज से 1400 साल पहले उन्हीं वाक़यात में आप अपने आप को महसूस करेंगे, उसी इंटेंसिटी के साथ। बहुत से सऊदी देहात सहराई इलाकों में वाक़या है। किसी जगह पर खुश्क हालात, कहीं इंतहाई गर्म दर्जा हरारत और बहुत कम पौधे हैं। कुछ गांव असीर और हिजाज के पहाड़ी इलाकों में वाक़या हैं, जहां ठंडा मौसम और ज़्यादा हरियाली है। घर अक्सर मुकामी तौर पर हासिल करदा मवाद जैसे पत्थर, मिट्टी और खजूर के झुंड से बनाए जाते हैं। सहराई इलाकों में गर्म को ठंडा रखने के लिए कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें मोटी दीवारें और छोटी खिड़कियां होती हैं। बढ़ती हुई माशी तरक्की के साथ बहुत से देहातों ने अपने घरों को बिजली, बहते पानी और एयर कंडीशन जैसे जदीद घरों में तमीर करवा लिया है। ये है बनी साद विलेज, जो तैफ से 74 किलोमीटर दूर है। वीडियो इस गांव से ही क्यों शुरू हुई? क्योंकि यहीं से मुसलमानों का वो लीडर, जिसे अगर कोई गैर मुस्लिम भी जान लेता तो वो भी इन्हें अपना लीडर कहने पर मजबूर हो जाता, क्योंकि ये है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ का घर, अम्मा दाई हलीमा का घर। ये है वो जगह जहाँ दाई हलीमा का घर था। अब यहाँ घर तो नहीं है, लेकिन उनकी याद में जाए नमाज़ें रखी हुई हैं। अक्सर मुसलमान यहाँ आकर नमाज पढ़ते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हुए ये कहते हैं कि हमने आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में नमाज पढ़ी। इस घर में आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो टाइम था जिस टाइम नमाज फ़र्ज भी नहीं थी। उस घर में हमने नमाज अदा की। और ये है वो कुआं जहां आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक करके इस कुएं के पानी से धोया गया था। तो ये है वो शख्सियत का घर, जिसके पास दोनों जहानों का सब कुछ होने के बाद वजूद भी इस तरह की जगह पर रहे। हम अपने घरों में होते हुए, चाहे हो या तेज़ हवाएं, आराम से रहते हुए, सिर्फ लाइट जाने पर खुदा से दिल ही दिल में ये कहना शुरू कर देते हैं कि या तो हमें इस मुल्क से निकाल दे, या फिर इतना दे कि लाइट आए ना आए, हमारे पास बिजली से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन इस घर को देखें, ये वो शख्सियत का घर है जिसके इशारे पर चांद के दो टोटे हो जाएं। एक ही रात में खुदा से मिल लाएं, जहन्नमी और जन्नती भी देख लिए। ये है आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर का नज़ारा, जहाँ एक चारपाई और उससे नीचे एक और बिस्तर जो खजूर की चटाई पर है। पानी लाने के लिए चमड़े का मशकीज़ा, और छत पर देखा जाए जहाँ खजूरों के पत्तों की छाल है। दीवार पर आज भी टंगे हुए हथियार हैं, क्योंकि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाने पीने का कुछ हो या ना, लेकिन दीवार पर तेज़ धार की तलवार और तीर अंदाजी वाले हथियार ज़रूर टंगे होते थे, क्योंकि ये उस टाइम के अच्छे जर्नल भी थे और हर वक्त तैयार रहते थे खुदा की राह में लड़ने के लिए, अपने लिए नहीं, हक के लिए और उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए जिसके लिए हम आज भी मजम्मत करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कमज़ोर और निहत्ते लोग जैसे कि फ़लस्तीन की। और ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई आम जगह नहीं है। ये खलीफा अव्वल का घर है, जो कि आज मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे दोस्त थे और इस्लाम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले पहले खलीफा अव्वल भी थे।
जो आंख बंद करके भी सादी को अमीन का एतबार करते थे। ये उस हस्ती का घर है जिसके लिए आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी। 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर हुकूमत करने वाले का ये घर, जो आज भी तकरीबन वैसे ही है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट भी इसका अच्छा खासा ध्यान रखती है। और ध्यान इसलिए नहीं रखती कि वो इन मजहबी शख्सियतों से कोई अकीदत रखती है, वो इसलिए ध्यान रखती है कि वो इस जगह को एज ए टूरिस्ट प्लेस बना कर रखें। ये वो इंसान हैं जिसके जाने के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आज उमर अपने दोनों साथियों के पास चले गए, मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, और हमें किस मुसीबत में छोड़ गए, क्योंकि आप ऐसा सख्त निज़ाम हुकूमत दे कर गए जिस पर अमल करना इंतहाई मुश्किल काम था। और इनके कानून भी कुछ ऐसे थे जो आज तकरीबन सारी दुनिया में कहीं ना कहीं फॉलो ज़रूर होता है। शहरों के लिए प्रॉपर पुलिस का निज़ाम, प्रॉपर फौजी छावनीस का निज़ाम, गलत फैसला देने वाले जजों को सज़ा देने का निज़ाम, और मुस्तहकीम लोगों के लिए वज़ाइफ। यह है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का घर, और ये है शमौन का बाग जहाँ एक यहूदी रहा करता था। जब उस यहूदी ने देखा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खारा पानी पीते हैं और सूखी रोटियां खाते हैं और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से लंगर चलता है, तो वो इन चीज़ों को देखकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। और ये है वो कुआं जहाँ से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पानी पीते थे। और इसके बारे में आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि ये जन्नत का कुआं है। और आज भी दूसरे मुल्कों से आए हुए मुसलमान यहाँ से पानी लेकर पीते हैं। और ये है वो किला जिसे किला खैबर कहा जाता है, जहाँ यहूदियों और मुसलमानों का आखिरी मुआरका हुआ था। ज़रा आप इस किले को देखें और उस दौर के हथियारों का सोचें, जो सिर्फ तलवार और तीर अंदाजी वाला दौर था। ऊपर से तो आसानी से किसी बड़े या छोटे पत्थर को फेंकते तो वो एक जानलेवा हालात को साथ लेकर आता, लेकिन उस टाइम पर एक इंसान था जिसे आज लोग कहते हैं शेर खुदा। तो वो किला आसमानों जैसी बुलंदियों पर क्यों ना होता, जीत मुसलमानों की ही होनी थी। और आज भी यहूदी हमें इसी बात से चिढ़ाते हैं कि खैबर वाज योर लास्ट चांस, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आज के मुस्लिम हुक्मरान नहीं, हमारे मकरूस और गुलाम हैं। और उस किले को फतह करने के बाद जितना मालो गनीमत हाथ आया, उससे हिजरत के बाद मुसलमानों का 7 साल का सारा कर्जा उतार दिया। और मुसलमानों ने 7 साल के बाद पेट भरकर खाना खाया। और अब चलते हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में। लेकिन उससे पहले आपको हज़रत उस्मान गनी का एक दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। क्या आपको पता है कि सऊदी अरेबिया के एक बैंक में आज भी हज़रत उस्मान गनी का करंट बैंक अकाउंट ओपन है? और आप ये भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि सऊदी म्यूनसिपैलिटी में आज भी उस्मान गनी की प्रॉपर्टी रजिस्टर है, जहां हज़रत उस्मान गनी के नाम पर पानी और बिजली का बिल आता है। क्योंकि जब नबूवत के 13 साल बाद मुसलमान जब मदीना में आए, तो रेतली इलाका होने की वजह से वहाँ पानी ना होने के बराबर था और सिर्फ एक कुआं था जिसका मालिक यहूदी था, लेकिन वो मुसलमानों को पानी महंगे दामों में फ़रोख्त करता था। इस कुएं का नाम है बहरा रूमा। और वहाँ के लोगों ने अपने पानी की मुश्किल को आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। तब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े मजमे में इरशाद फरमाया कि कौन है वो जो इस कुएं को खरीदे और अल्लाह की खातिर इसे मुसलमानों में वक्फ कर दे, और इसके बदले में अल्लाह इसे जन्नत में चश्मा अता करेगा। तब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु उठे, उस यहूदी के पास पहुँचे और कुएं को ख़रीदने की बात की। लेकिन पहले तो यहूदी ने इनकार कर दिया, क्योंकि ये कुआं काफ़ी मुनाफा बख्श था।
لیکن پھر اس بات پر ایگریمنٹ ہوا کہ ایک دن تم پانی فروخت کرو اور ایک دن حضرت عثمان غنی۔ تب اس یہودی نے لالچ میں آ کر مان لیا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، بزنس کے لیے نہیں۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ جس دن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دن ہوتا ہے تب مسلمان آتے ہیں اور اگلے دن کے لیے بھی پانی ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور جب یہ سارے منظرنامے کو یہودی نے دیکھا تو اس نے سارا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بیچ دیا، اور تب یہ کنواں تقریباً 35,000 درہم میں بیچا گیا تھا۔ اور وقت گزرتا گیا اور عثمان غنی کے دور میں ہی کنویں کے پاس کھجوروں کا باغ بن گیا، اور آل سعود کے ٹائم پر ان کھجوروں کے درختوں کی تعداد 1550 سے زیادہ ہو گئی، اور پھر حکومت نے اس باغ کے چاروں طرف میں دیوار بنائی اور اس جگہ کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے رجسٹر کر دیا، اور وزارت زراعت اس باغ کی کھجوروں کو مارکیٹوں میں سیل کر کے اس کے منافع کو حضرت عثمان غنی کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کراتی رہی، اور چلتے چلتے اس اکاؤنٹ میں اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ اس سے ایک عثمان بن عفان نام کے ہوٹل بنا دیا گیا، اور اس ہوٹل سے بھی جتنی کمائی ہوتی اس کا آدھا غریبوں اور مسکینوں میں اور آدھا بینک میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہے وہ گھر جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رہا کرتے تھے۔ اور غنی کا لفظ کیا سوٹ کرتا ہے آپ کے نام پر کہ 1400 سال گزر گئے لیکن آج بھی سٹائلش بینک کے اکاؤنٹ میں سٹائلش بزنس بھی ہو رہا ہے، اور نہ ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں سے سٹائلش ہوٹل بھی بنوا دیا جنہوں نے آپ کی زندگی کو نہ پڑھا اور نہ سنا۔ سعودی عرب کے دیہاتوں میں برادری کا مضبوط احساس ہوتا ہے، جس میں پڑوسی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور اجتماعی سرگرمیوں جیسے کھیتی باڑی، تہوار اور مذہبی تقریبات میں حصہ لیتے ہیں۔ دیہاتوں میں عام طور پر مرد باہر کے کام جیسے کاشتکاری، گلابانی اور تجارت میں شامل ہوتے ہیں، جبکہ خواتین گھریلو فرائض اور خاندان کی دیکھ بھال کا انتظام کرتی ہیں۔ مناسب حالات والے علاقوں میں زراعت ایک بنیادی ذریعہ معاش بنی ہوئی ہے، جہاں کھجور، گندم، جو اور سبزیاں جیسے فصلیں عام طور پر اگائی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ بھیڑوں، بکریوں اور اونٹوں کو چرانا خاص طور پر صحرائی اور نیم صحرائی علاقوں میں عام ہے، اور مویشیوں سے گوشت، دودھ اور اون فراہم کی جاتی ہے۔ دیہاتوں میں عام طور پر مقامی بازار ہوتا ہے جسے سوک بازار کہا جاتا ہے، جہاں دیہاتی سامان کی تجارت کرتے جیسے زرعی پیداوار، مویشی اور دستکاری وغیرہ۔ اسلام روزمرہ کی زندگی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ گاؤں کے لوگ مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، رمضان کے دوران روزے رکھتے ہیں، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ جیسے اسلامی تعطیلات بھی مناتے ہیں۔ مسجد گاؤں میں ایک مرکزی نقطہ ہے اور عبادت کی جگہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ روایتی تہوار جیسے شادیاں اور خاندانی اجتماعات کو موسیقی، رقص اور دعوتوں سے نشان زد کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے روایتی لباس کی بات کی جائے تو مردوں کے لیے تھوپ اور عورتوں کے لیے عبایا اکثر خاص مواقع کے لیے پیچیدہ کڑھائی اور لوازمات کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ بہت سے دیہاتوں میں پرائمری اور سیکنڈری اسکول ہیں جہاں لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے تعلیم تک رسائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تعلیمی اصول کو بہتر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جبکہ روایتی تعلیم مذہبی علوم پر مرکوز ہے۔ جدید نصاب میں سائنس، ریاضی اور ٹیکنالوجی سمیت متعدد مضامین شامل ہیں۔ بنیادی صحت کی دیکھ بھال کی حفاظت گاؤں کے کلینک میں دستیاب ہے، جو ضروری طبی دیکھ بھال اور ویکسینز فراہم کرتی ہیں۔ مزید جدید طبی ضروریات کے لیے دیہاتوں کو ہاسپٹلوں اور خصوصی نگہداشت کے ساتھ قریبی قصبوں یا شہروں کا سفر کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بہترین سڑکوں کے نیٹ ورک اور نقل و حمل کے اختیارات نے دیہاتوں اور شہری مراکز کے درمیان رابطے میں اضافہ کیا ہے۔ تجارت اور خدمات تک
रसाई में सहूलत फराहम की है। बहुत से देहातों को अब बिजली, साफ पानी और टेली कम्युनिकेशन तक रसाई हासिल है। हालांकि कुछ दूर दराज इलाकों को अभी भी चैलेंजेस का सामना है। तरक्की के बावजूद शहरी और दही इलाकों के दरमियान मुआशी ताफत मौजूद है। देहातों को बेरोजगारी की बुलंद शरह और कम आमदनी की सतह का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से नौजवान नस्लें बेहतर मौके के लिए शहरों की तरफ हिजरत करती हैं। गांव अक्सर तारीखी अमारात और रवायती फ़न तमीर को नुमाया करते हैं, जो सकाफती विरसे में दिलचस्पी रखने वाले सियाहों को अपनी तरफ राग़िब करती है। विजन 2030 के हिस्से के तौर पर पायदारी, तरक्की और जदीदकारी की कोशिशों के ज़रिए माशियत को बेहतर बनाया जा रहा है और दही इलाकों में मियारी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जा रही है। खलासन ये कि सऊदी अरब की देहाती ज़िंदगी रवायात और जदीदियत का एक मुतहरक इम्तियाज़ है, जो सकाफती विरसे रवायती तरीक़ों से जुड़ी हुई है। देहाती तेज़ी से जदीद सहूलियात और तलीम को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं। बरादरी का एहसास, ख़ानदान का एहतराम और इस्लामी अक़ीदे की पाबंदी गाँव की ज़िंदगी में मजबूत सुतून बने हैं, जिसकी वजह से मुआशी और समाजी मंजरनामा बेहतर तरीके से तैयार हो रहा है। सऊदी अरेबिया में या तो गांव आपको आधे टूटे मिलेंगे या फिर शहरों से बहुत दूर या पहाड़ों पर मिलेंगे। उसके पीछे की वजह है पेट्रोल, क्योंकि जब से पेट्रोल की दरियाफ्त हुई है सऊदी अरेबिया में, वहाँ पर मुआशी तरक्की हुई है और गाँव के नौजवान नए मौक़ों की तलाश में शहरों में आकर आबाद होना शुरू हो चुके थे। और उसके अलावा कुछ गाँव वालों ने अपने पुराने घरों को तोड़कर नए घरों में तब्दील करवा दिया है, जो कि आप शहर लगते हैं। इसलिए सऊदी अरेबिया में गाँव बहुत ही कम आपको नज़र आएंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने हज़ारों बार सोचा कि कहीं कोई गलती या कोताही ना हो जाए, लेकिन अगर कोई गलती या कोताही हो जाए तो आपसे पहले से ही मुआज़रत चाहता हूँ और खुदा भी मुझे माफ़ करे। तो ये तो थी सऊदी अरब के गाँव की ज़िंदगी, लेकिन अगर आप ईरान के गाँव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। चाइना के गाँव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें।